नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। महाराष्ट्र विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने नवरात्र के दौरान गरबा आयोजनों को लेकर शनिवार को एक एडवाइजरी जारी की। इसमें कहा गया कि राज्य में गरबा कार्यक्रमों में सिर्फ हिंदुओं को जाने की इजाजत होगी। आयोजकों से एंट्री गेट पर आधार कार्ड की जांच करने की सिफारिश की गई। विहिप ने कहा कि गरबा आयोजनों में सिर्फ हिंदुओं को ही एंट्री मिलनी चाहिए, गैर हिंदू इनमें भाग न लें। इसके लिए लोगों को अंदर जाने से पहले तिलक लगाना होगा, हाथों पर रक्षा सूत्र बांधना होगा और किसी हिंदू देवता की पूजा करनी होगी। विहिप ने गरबा आयोजकों से कहा कि नवरात्र सिर्फ मौज मस्ती का त्योहार नहीं है, ये एक धार्मिक आयोजन है जहां भक्त देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इसलिए गैर हिंदू गरबा डांडिया कार्यक्रमों में शामिल नहीं होने चाहिए। विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीराज नायर ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, ये सब इसलिए जरूरी है ताकि इन आयोजनों में सिर्फ हिंदू ही शामिल हों और लव जिहाद का कोई मामला ना हो। बता दें कि इस साल नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चीफ मोहन भागवत ने अमेरिका के भारत पर बढ़ाए टैरिफ और H-1B वीजा पर कहा है। उन्होंने कहा कि भारत को इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए जो भी जरूरी हो करना चाहिए, लेकिन हम आंख मूंद कर आगे नहीं बढ़ सकते। उन्होंने कहा कि भारत और अन्य देशों के सामने आज जो समस्याएं हैं वो पिछले 2000 सालों से अपनाई गई उस व्यवस्था का नतीजा है जो विकास और सुख का खंडित दृष्टि पर आधारित रही। इसलिए हमें अपनी राह खुद तय करनी चाहिए। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो से मुलाकात करेंगे। ये बैठक संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र के दौरान होगी। सूत्रों के मुताबिक ये मुलाकात भारत अमेरिका संबंधों को सुधारने और हाल के महीनों में पैदा हुए मतभेदों को दूर करने के प्रयास का हिस्सा है। जयशंकर और रूबियो की पिछली मुलाकात इस साल जनवरी और जुलाई में वॉशिंगटन में हुई थी। हालांकि ये मुलाकात तब होने जा रही है जब दोनों देशों के संबंधों में हाल ही में ट्रेड टैरिफ को लेकर तनाव देखने को मिला था। इसके अलावा वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी वॉशिंगटन डीसी में अपने अमेरिकी समकक्षों के साथ बातचीत करेंगे। अमेरिकी डेमोक्रेट सांसद अमी बेरा ने H-1B वीजा पर $1 लाख की भारी फीस लगाने के ट्रंप प्रशासन के फैसले को गलत और जल्दबाजी वाला कदम बताया। अमी बेरा एक 5 सदस्यीय अमेरिकी संसदीय दल के साथ इस समय भारत दौरे पर हैं। यही दल दिल्ली और मुंबई में एक हफ्ते तक भारतीय अधिकारियों और उद्योगपतियों से मुलाकात करेगा। अमी बेरा ने कहा कि इस फैसले से अमेरिकी कांग्रेस और अधिकारी दोनों ही हैरान रह गए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो भारत की चिंताओं को वॉशिंगटन तक पहुंचाएंगे। इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी इस हफ्ते अमेरिका रवाना हो रहे हैं, जहां दोनों देशों के बीच रुके हुए ट्रेड समझौते को आगे बढ़ाने और रिश्तों में सुधार पर बातचीत होगी। H-1B वीजा शुल्क बढ़ाने के ट्रंप के फैसले को अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉर्बर्ट लुटनिक ने सही ठहराया। उन्होंने कहा कि क्या वो व्यक्ति इतना कीमती है कि कंपनी सरकार को $1 लाख हर साल दे? यही तो इमिग्रेशन का मकसद है। अमेरिकियों को नौकरी पर रखें, ये सुनिश्चित करें कि आने वाले लोग टॉप टैलेंट हों। राष्ट्रपति का रुख बिल्कुल साफ है, टॉप टैलेंट सिर्फ अमेरिका के लिए है, बकवास बंद करो। हॉर्वर्ड लुटनिक ने जोर देते हुए कहा कि ट्रंप की इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल काबिल लोग ही प्रवेश पाएं। कंपनी को फैसला करना होगा, क्या वो ऐसा चाहते हैं? क्या व्यक्ति इतना मूल्यवान है कि उसे सरकार को सालाना $1 लाख का भुगतान मिले, या उसे घर लौट जाना चाहिए और अमेरिका में और भी ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहिए? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मोरक्को दौरे पर हैं। वहां भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पीओके कब्जे के लिए हमला करने की जरूरत नहीं, वो भारत का हिस्सा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके अपने आप आएगा। पीओके में अब मांग होने लगी है। 5 साल पहले एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मैंने कहा था कि पीओके को हमला कर हड़पने की जरूरत नहीं है, वो हमारा है। पीओके के लोग स्वयं ये कहेंगे कि मैं भी भारत हूं और वो दिन आने वाला है। भारतीय समुदाय से चर्चा में रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि वर्तमान में भारत की बात को दुनिया भर में सुना जाता है। आज से रसोई के सामान से लेकर दवाइयों, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और कई जरूरी चीजें सस्ती हो गई हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की जीएसटी काउंसिल ने लगभग 375 सामानों पर टैक्स घटाने का फैसला किया है। ये बदलाव 22 सितंबर से लागू हो गए, जो कि नवरात्रि का पहला दिन भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को देश को संबोधित करते हुए इसे जीएसटी सेविंग्स फेस्टिवल बताया। पीएम मोदी ने कहा कि अब गरीब, मध्यम वर्ग और नया मिडिल क्लास सभी की जिंदगी पर इसका सीधा असर होगा। उन्होंने लोगों से अपील भी की कि सामान खरीदते समय
मेड इन इंडिया को प्राथमिकता दें। मोदी बोले, भारत की समृद्धि स्वदेशी मंत्र से ही मजबूत होगी। टीएमसी नेता साकेत गोखले ने कहा है कि चौंकाने वाला खुलासा, मोदी के प्राइवेट पीएम केयर्स फंड में 3 साल में 30,000 करोड़ रुपए जमा हुए। 2020 में पीएम मोदी ने पीएम केयर्स फंड शुरू किया। इस फंड की वेबसाइट पर .gov डोमेन और भारत का राष्ट्रीय चिन्ह इस्तेमाल होता है, लेकिन जब लोगों ने इस पर आरटीआई डाली तो पीएम केयर्स ने कहा कि एक प्राइवेट फंड है ये, ना कि सरकारी संस्था। और हैरानी की बात यह है कि 2023 से पीएम केयर्स ने अपने अकाउंट स्टेटमेंट प्रकाशित करना ही बंद कर दिया, यानी पिछले 2 सालों का हिसाब किताब सार्वजनिक नहीं है। उनकी वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से 2023 तक पीएम केयर्स ने 30,000 करोड़ जमा किए। जरा सोचिए, इस पैसे से 20 नए एम्स अस्पताल खोले जा सकते थे, सभी भारतीय को 1 डोज कोविड वैक्सीन दी जा सकती थी और तब भी 10,000 करोड़ बच जाते। लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार ने कोविड वैक्सीन खरीदने के लिए विदेशी बैंकों से 27,000 करोड़ का कर्ज लिया और अब भारत को हर साल 1,500 करोड़ सिर्फ ब्याज में चुकाना पड़ रहा है, असल रकम छोड़कर। तो बड़ा सवाल यह है कि जब पीएम केयर्स फंड में पहले से ही 30,000 करोड़ थे, तब सरकार ने वैक्सीन के लिए विदेशी कर्ज क्यों लिया? पिछले 2 सालों में कितने पैसे आए ये साफ नहीं है, लेकिन अनुमान है कि अब तक पीएम केयर्स में 50,000 करोड़ से ज्यादा जमा हो चुके हैं। और सबसे बड़ा सवाल, एक ऐसा फंड जिसे मोदी जी ने शुरू किया, जिसमें सरकारी प्रतीक इस्तेमाल होता है, वो कैसे प्राइवेट फंड कहा जा सकता है? आखिर मोदी को 50,000 करोड़ का प्राइवेट फंड क्यों चाहिए? बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग की पूरी टीम मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में अगले हफ्ते बिहार दौरे पर जा रही है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव की तारीखों का ऐलान दशहरा यानी 2 अक्टूबर और दिवाली 19 अक्टूबर के बीच किया जा सकता है। ध्यान रखा जाएगा कि छठ पूजा यानी 25 से 28 अक्टूबर के समय मतदान न पड़े। इसी बीच बिहार में चल रही विशेष मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया का अंतिम रोल 30 सितंबर तक प्रकाशित कर दिया जाएगा, जिसके बाद चुनावी शेड्यूल का रास्ता साफ हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव के परिवार में एक नई खींचतान सामने आई। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने 2022 में पिता को किडनी दान दी थी, अब पार्टी की अंदरूनी राजनीति से नाराज दिख रही हैं। सूत्रों के मुताबिक रोहिणी को तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव के बढ़ते प्रभाव से परेशानी है। मामला तब शुरू हुआ जब 18 सितंबर को रोहिणी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। इसमें सवाल उठाया गया था कि बिहार अधिकार यात्रा की बस में सामने की सीट पर संजय यादव क्यों बैठे, जबकि ये सीट आमतौर पर लालू यादव या तेजस्वी यादव जैसी टॉप लीडरशिप के लिए मानी जाती है। पोस्ट वायरल होते ही रोहिणी ने सफाई में दलित समुदाय के नेताओं की तस्वीरें साझा की और लिखा, वंचित समाज को आगे लाना ही लालू यादव जी का मकसद रहा है। लेकिन विवाद यही नहीं रुका। 19 सितंबर को उन्होंने अपने किडनी डोनेशन की पुरानी तस्वीर डालते हुए लिखा, जिनके हाथों में जान दांव पर लगाने का हौसला होता है, वो ही सबसे बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं। इसके बाद उन्होंने साफ किया, मेरी कोई पद या राजनीति की लालसा नहीं है, मेरे लिए आत्मसम्मान सबसे बड़ा है। 20 सितंबर को मामला और गंभीर हो गया जब रोहिणी ने सोशल मीडिया पर अपने पिता लालू यादव, भाई तेजस्वी तेज प्रताप यादव और बहन मीसा भारती सभी को अनफॉलो कर दिया। यानी चुनावी मौसम में लालू परिवार के भीतर दरार अब सबके सामने आ गई है। पाकिस्तान को रौंदने के बाद भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बड़ा बयान दिया। भारत पाकिस्तान की राइवलरी को क्रिकेट में सबसे बड़ा माना जाता है, लेकिन सूर्य ने साफ कर दिया कि अब दोनों देशों के बीच कोई राइवलरी नहीं रही। इसके पीछे का उन्होंने कारण भी बताया। सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान को हराने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप लोगों को अब राइवलरी के बारे में पूछना बंद कर देना चाहिए। अगर 2 टीमें 15-20 मैच खेल रही हैं और स्कोर लाइन 7-7 या 8-7 है तो आप उसको राइवलरी कहेंगे। अगर स्कोर लाइन 10-1 या 13-0 है, मुझे सही स्टेट नहीं मालूम, फिर ये राइवलरी नहीं है। भारतीय वायुसेना 26 सितंबर को अपने दिग्गज मिग 21 लड़ाकू विमानों को आधिकारिक तौर पर रिटायर करने जा रही है।
चंडीगढ़ एयरबेस पर शानदार फ्लाई पास्ट और डिकमीशनिंग समारोह होगा, जिसमें वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी और पुराने पायलट शामिल होंगे। मिग 21 को 1963 में शामिल किया गया था। यह भारत का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था। भारत ने अब तक इसके 700 से ज्यादा विमान अलग अलग वेरिएंट में शामिल किए, जिनमें से कई HAL ने यहीं देश में बनाए। मिग 21 ने 1965 और 1971 की जंग, 1999 के कारगिल युद्ध, 2019 के बालाकोट एयर स्ट्राइक और हाल के ऑपरेशन सिंदूर तक में अहम भूमिका निभाई। मणिपुर के कांगपोकपी जिले में कमेटी ऑन ट्राइबल यूनाइटेड ने रविवार को 3 दिन की आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान किया। ये नाकाबंदी 22 सितंबर की आधी रात से शुरू होकर 25 सितंबर की आधी रात तक चलेगी। ये फैसला विष्णुपुर जिले में हुए हमले के विरोध में लिया गया है, जिसमें असम राइफल्स के 2 जवान शहीद हो गए। कमेटी ऑन ट्राइबल यूनाइटेड के प्रवक्ता लुन किपजेन ने राज्य और केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि हमले के 2 दिन बाद भी दोषियों को पकड़ा नहीं गया। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है। सरकार की ये नाकामी राष्ट्रपति शासन के तहत संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाती है और सीधे सीधे भारतीय संघ के लिए खतरा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.